Hello, Isa. Good morning. Let us come to the next part of the chapter, the challenges of cultural diversity. इसमें ये हमने इससे पहले देखा था कि कम्युनिटी नेशंस और नेशन स्टेट्स। कम्युनिटी जो है वो एक पहले बता चुका हूँ कि एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया में आपको ये पॉसिबल है कि एक गांव में हम रहते हैं, दैट इज मीन्स we belong to this community or whatever. But nation is quite much broader than community, and the nation states means that is much broader than state nation. यहाँ एक चीज़ है कि कम्युनिटी में हम हमारी एक अलग एथनिसिटी है, यानी अलग एक पहचान है, इधर द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग सेंस और वट एवर। नेशंस में ये चीज़ें क्या होती है, एक ब्रॉड हो जाती है। और नेशन जनरली जो थ्योरी दी गई है नेशन के बारे में, कि नेशन का मतलब है कि एक ही तरह के लोग अगर एक स्टेट या एक बड़े से जोग्राफिकल एरियाज में रहते हैं, दे आर कॉल्ड द नेशंस। अब आता है कि ये छोटे एक कंट्री के लेवल पे तो ये पॉसिबल है। से यूरोप में जितने भी कंट्रियां हैं वो लगभग अपना एक अलग पहचान लेके अपना एक नेशन बना के रखी है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश हैं, नियरली मोर देन 50+ स्टेट्स आर नेशंस आर देयर। बट अब चलते हैं एक ब्रॉडर सेंस में। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इसको हम एक नेशंस नहीं कह सकते हैं। इसको एक समझिए कि हम वी आर द कंबाइंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। वी हैव द यूनियन ऑफ स्टेट्स वी हैव। और सारे आप स्टेट्स को आप देखेंगे तो सबकी अपनी एक अलग पहचान है। और नियर फ्यूचर में हो सकता है कि और भी इसमें कुछ और स्टेट्स का फॉर्मेशंस हो जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा एक स्टेट जो है वो दूसरे कंट्रियों के एक नेशंस के बराबर डोमिनेट करता है और दिखता है। और फाइनली नेशन स्टेट्स में हम अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी को लेके अलग अलग नेशन स्टेट्स हम बना के रखे हैं। अब आते हैं कि सब लोग, यहाँ पे एक बात आती है, नेशनलिज्म की बात आती है। तो नेशनलिज्म में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो किसी एक यूनिफॉर्म चीज़ों को वो अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिस्टम या इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। और वो लोग नेशंस बनाने का एक ये है कि इसके लिए तरीका अपनाते हैं एसिमिलिस्ट और इंटेग्रिस्ट। एसिमिलेशन मतलब सबको एक साथ इकट्ठा करना, इंटेग्रिस्ट का मतलब होता है कि सबको एक साथ मिलाना। अब इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, इंटेग्रल में क्या होता है, पहले आप ये देख लीजिए। सेंट्रलाइजिंग ऑल पावर टू द फोरम्स वेयर द डोमिनेंट ग्रुप कंस्टिट्यूट अ मेजॉरिटी। इसमें ये होता है कि सारे पावर जो है वो एक डोमिनेंट ग्रुप यानी जिसकी संख्या ज़्यादा है उसके हाथ में चली जाती है, और वो दूसरे कल्चरल जो डाइवर्स लोग हैं उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, एलिमिनेटिंग द ऑटोनॉमी ऑफ लोकल और माइनॉरिटी सेक्शन। वो चाहते हैं कि बाकी जो लोग हैं जिनकी संख्या कम है, इधर ऑन द बेस ऑफ कल्चर, रिलीजन या कास्ट, वो अपना आइडेंटिटी छोड़ दें। और दूसरा क्या है, इम्पोजिंग ए यूनिफाइड लीगल कोड। सब पे एक यूनिफाइड एक तरह का कानून बनाने की कोशिश करते हैं, जुडिशल सिस्टम लगाते हैं सब पे। नहीं तो अभी आप देख सकते हैं कि हिंदू के लिए अलग मैरिज एक्ट है, मुस्लिमों के लिए अलग है, ट्राइबल्स के लिए अलग है, और वाट एवर SC और भी जितने भी हमारे यहाँ रिलीजन में रिलीजनिज्म है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रूल्स हैं। Based on the dominant groups, traditions and abolishing alternative system used by other groups. अगर कोई दूसरा ग्रुप अल्टरनेटिव सिस्टम अपनाता है तो उसको भी हटाने की कोशिश करते हैं। Adopting the dominant group's language, जैसे एक मैटर आता है कि जिसका डोमिनेंट ग्रुप जिसका है यानी जिनकी संख्या ज़्यादा है उनके लैंग्वेज को पूरे सारे जो स्टेट्स हैं उस पर लागू किया जाए। अभी अपने हिंदी के मैटर में आप देख चुकी हैं कि क्या हुआ था। तो ये एक कन्फ्लिक्ट वाली पैटर्न्स है। Go to national language and making its use mandatory in the public institutions. Also,
कंपलसरी की जाने की कोशिश की जाती है हिंदी को। इसीलिए आज हम देखिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कभी भी इस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश, एसिमिलेटिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम सबको एसिमिलेट करेंगे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये हमारे कंट्री के लिए एक हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए आज देख सकते हैं कि आज हमारे इंडिया में कोई भी जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल नहीं है, या फिर कोई भी रिलीजन जो है हमारा ऑफिशियल नहीं है। एज यू से द केस इन क्लास 9 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आपने देखा होगा कि श्रीलंका ने क्या कर दिया था, उन्होंने बुद्धिस्ट को एक ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। उसके बाद वो 1956 के आसपास में उन्होंने एक एक्ट बना दिया कि दोज हु आर सिंगली स्पीकिंग पीपल दे ओनली गॉट द गवर्नमेंट फैसिलिटी और वट एवर थिंग, और इसकी वजह से एक नया वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ जो लगभग 30 साल के आसपास वहाँ पे सिविल वार चला है। तो ये एसिमिलिस्ट तरीका जो है वो एक कंट्री के लिए एक खतरनाक हो सकता है। प्रमोशन ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप्स लैंग्वेज ये हो गया। कल्चर थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग स्टेट कंट्रोल मीडिया एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसको कंपलसरी लोग कर देंगे जो डोमिनेंट ग्रुप का जो लैंग्वेज है, और बाकी जो मीडियाज है उसमें भी, जिससे कि दूसरे लोगों की जो अपनी पहचान है आइदर द बेस ऑफ कल्चर, लैंग्वेज और वट एवर ड्रेस या फूड हैबिट्स, उसको भी लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अडॉप्शन ऑफ स्टेट्स सिंबल्स सेलिब्रेटिंग द डोमिनेंट ग्रुप्स हिस्ट्री heroes and cultures reflected in such things as choice of national holidays or naming of states etc. और इसके लिए दूसरा एक तरीका, उन्होंने जो डोमिनेंट ग्रुप के जो भी हिस्टोरिकल हीरो है उनको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, उनके सिंबल्स को ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, उनके नाम पे सड़कों के नाम रखे जाएंगे या वाट एवर। और इसको हटाने के लिए आपने इससे पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पुराने जो मुगल पीरियड्स के जो भी एम्पायर्स रहे थे उनके नाम हटा के उनकी जगह पे दूसरे नाम रखे गए। सीजियर ऑफ लैंड्स फॉरेस्ट एंड फिशरीज फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप्स, इसमें ये होता है कि जो भी माइनॉरिटी ग्रुप है, चाहे मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियंस हो या दूसरे ट्राइबल लोग हों, उनके सारे फॉरेस्ट जंगलों में उनके अधिकार छीन लिए जाएँ और उनके लैंड्स ले लिए जाए, और उनके फिशरीज, और कि वो लोग कि हम एक नेशनल, ये सब नेशनल रिसोर्स है। Speaks of assimilation and integrist policies that promote assimilation and aim at persuading, encouraging or forcing on citizens. इसका मकसद है कि सारे सिटीजन्स को फोर्स किया जाता है कि आप एक यूनिफॉर्म सिविल सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज में आप आइए, यानी एक ही तरह का कपड़ा पहनिए, एक ही भाषा बोलिए, एक ही लैंग्वेज करिए, एक ही आपका कल्चर रह जाएगा। These values and norms are usually entirely largely those of the dominant social group, और ये कौन सा होता है, जो डोमिनेंट ग्रुप है उनके ऊपर उनका जो है वो दूसरों पे लागू किया जाता है। अदर नॉन डोमिनेंट्स और सबऑर्डिनेट ग्रुप्स इन सोसाइटी रिक्वायर्ड टू गिव अप देयर, और ये डोमिनेंट ग्रुप चाहता है कि जो बाकी ग्रुप्स हैं जिनकी संख्या कम है वो अपनी सारी पहचान को छोड़ दें। इससे पहले देखा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में क्या है कि अब कोई भी ग्रुप अपनी आइडेंटिटी छोड़ने को तैयार नहीं होता है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक झगड़े या कन्फ्लिक्ट के लिए तैयार रहता है। Required to give up the prescribed ones, policy promoting integral different style not in overall objective, then just that the public culture be restricted to a common national pattern, और सब लोग एक कॉमन नेशनल पैटर्न पे आ जाए, while all non-national cultures are to be related to the private sphere, और जो भी नॉन नेशनल है यानी जो उस देश की नहीं है, जिसको लोग जो एसिमिलिस्ट ग्रुप मानते हैं उसको वो लोग छोड़ दें और पब्लिक डोमेन में उसका यूज़ ना करें, अपने प्राइवेट स्फेयर में यूज़ करें। In this case there is the danger of dominant groups culture being repeated as national culture, और यहीं पे जो डोमिनेंट ग्रुप है वो अपने कल्चर को बढ़ा चढ़ा के दूसरों पे थोपने की कोशिश करता है, और यही चीज़ें खतरनाक होने लगती हैं। You are probably saying what the problem is right now. There is no necessary difference between that form of community and the modern form of state. Any of the many bases of community like language, religion, ethnicity and so on may or may not be lead to national formation. There are no guarantees.
इसका कोई गारंटी नहीं है कि हम नेशन और रिलीजन को लेके और इस चीज़ को लेके हम एक अपना नेशन बना सकें, बट बिकॉज कम्युनिटी आइडेंटिटीज कनेक्ट इज बेसिस फॉर नेशन फॉर्मेशन। क्योंकि नेशन बनाने के लिए, एक राष्ट्र बनाने के लिए हमें एक चीज़ का होना जरूरी है, बट ये आज के मॉडर्न ग्लोबल सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स सी ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी एज डेंजरस राइवल्स। आज के समय में भी सब अपनी अपनी पहचान को लेके एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और राइवलरी होते जा रहे हैं। तो जब इतना सारा होने के बाद भी अगर हम एक नेशंस के लिए इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ये और एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। दैट इज़ वाई स्टेट जनरली टेंड टू फेवर अ सिंगल होमोजेनियस नेशनल आइडेंटिटी। और इस चीज़ को कराने के लिए जो स्टेट है यानी जो सरकार है वो एक ही किसी कल्चरल सिस्टम को बढ़ावा देने की कोशिश करती है इन द होप ऑफ बीइंग टू कंट्रोल और मैनेज, कि हम इनको ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। However, suppressing cultural diversity can be very costly in terms। अगर किसी के कल्चर्स को आप सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एलिनेशन ऑफ द माइनॉरिटी और सबऑर्डिनेट कम्युनिटी हुज कल्चर इज ट्रीटेड नॉन रैशनल। अगर दूसरे किसी कम्युनिटी को हम सप्रेस करेंगे तो वो एक एलिनेशन हो जाएगा। एलिनेशन मतलब हम उसको किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। मोरओवर द वेरी एक्ट ऑफ सप्रेशन कैन प्रोवोक द ऑपोजिट एक्ट ऑफ इंटेंसिफाइड कम्युनिटी आइडेंटिटी। और जब बहुत ज़्यादा इस पर हमको दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो वो लोग जो अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो और तेज़ी से अपनी कम्युनिटी की तरफ, जो कम्युनिटी की आइडेंटिटी है उसको और तेज़ी से पकड़ने की कोशिश करेंगे। सो encouraging at least allowing cultural diversity is good policy from both the practical and practice principal point of view। इसलिए सभी के कल्चरल डाइवर्सिटी को सब लोग माने तो ये एक अच्छा पॉलिसी है, पॉलिटिकल भी और प्रिंसिपल है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर इस तरह की एसिमिलिस्ट और इंटेग्रलिस्ट पॉलिसी को अगर जहां हमने अडॉप्ट करना शुरू किया वो लॉन्ग रन में जाके बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए खड़ी कर सकती है। रेस्ट अगला पार्ट